हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चनों के बारे में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 5 के जो एग्जाम्पल थे उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया, और एग्जाम्पल के साथ कुछ क्वेश्चन भी थे उनको भी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोगों को पता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोगों की एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन और दिए होते हैं, उनको भी मैं आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। वो कोई सा भी एग्जाम्पल को क्वेश्चन बनाकर आप लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन को भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। और जो बुक के क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो आप लोगों की बुक होती है, वहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन दिए होते हैं। कभी कभी वहीं से पूरे का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख देते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम्पल को आप लोगों से पूछ सकता है, किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों से पूछ सकता है, या फिर आप लोगों के जो भी मैटर है अंदर से भी वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हम लोगों को अपनी बोर्ड की तैयारी इस तरीका से करनी है कि सामने वाला कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। बच्चों, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। आप लोग बच्चों अपने सिलेबस का मिलान करके देख लेना, मैंने पूरे के पूरे टॉपिक आप लोगों के लिए करवाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ना उनको तो पढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें उनको लगता है यार ये तो बोरिंग टॉपिक है, उनको नहीं पढ़ाते। मैंने सारे टॉपिकों को करवाया है आप लोगों के लिए, और इतनी बेहतर तरीका से करवाया है कि आप लोग खुद एक एक क्लास को जाकर खुद नोटिस कर सकते हो। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, ठीक है ना। तो यदि बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूं तो उतनी मेहनत आप लोगों को करनी है, और हम लोगों की केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेज हैं वो बहुत शानदार क्लासेज चल रही हैं, और जो नोट्स की क्वालिटी है बच्चों वो एक नंबर है। तो प्रत्येक बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना। मैं बता देता हूं सभी बच्चों के लिए कि जब आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप सर्च करोगे तो वहां पर ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, और उस ऐप पर मैंने दोनों मीडियम के नोट्स डाल रखे हैं, हिंदी मीडियम के भी नोट्स डाल रखे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स डाल रखे हैं। तो सभी बच्चे इनके पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूं। तो देखो बच्चों, जो आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं, और मैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कॉन्सेप्ट वाइज है, या मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा यहां पर फंस सकता है, एग्जामिनर यहां पर बच्चे को फंसा सकता है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन सीधे सीधे से क्वेश्चन है, ठीक है ना, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि उन क्वेश्चनों को कैसा भी बच्चा सॉल्व कर देगा। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट और कमजोर से कमजोर बच्चा सभी ऐसे क्वेश्चनों को कर देंगे, तो उनका तो डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन पर बच्चा फंस सकता है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चनों को करवाना चालू करता हूं। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ ये क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग अपनी बुक के अंदर देख लेना। ये क्वेश्चन आप लोगों का 5.2 है, ठीक है ना। आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देख लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों का 5.2 है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखी है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए आंसर बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, तो इसका जवाब किस तरीका से देना है वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन इस बात को बोला है, यहां पर देख पढ़ना, FeSO4 विलियन तथा NH4 का हॉल्टवाइज SO4 विलियन का 1:1 अनुपात में मिश्रण Fe+2 आयन का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 व जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu+2 आयनों का परीक्षण नहीं देता, समझाइए क्यों। तो देखो बच्चों, आप लोगों से यहाँ पर इसका रीजन पूछ रखा है
रीजन क्या है आप लोगों के यहाँ पर भाई ये जो Fe+2 होता है, ये Fe+2 का तो परीक्षण देता है, लेकिन यहाँ पर कौन है, ये Cu+2, इसे Cu+2 का परीक्षण नहीं देता। तो देखो आंसर से पहले मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं बच्चों, यहाँ पर दो लवण बनेंगे, एक तो बनेगा दिक् लवण और एक बनेगा संकुल लवण। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि दिक् लवण को जब हम पानी के अंदर घोलते हैं तो उनके पास में मुक्त आयन होते हैं, और मुक्त आयन होने की वजह से वो अपना परीक्षण दे देते हैं, मतलब अपना व्यक्तिगत परीक्षण दे देते हैं। कौन, दिक् लवण। लेकिन हम संकुल यौगिकों के बारे में जानते हैं, संकुल लवणों के बारे में जानते हैं कि संकुल लवणों के पास में मुक्त आयन नहीं होते, जिसकी वजह से वो संकुल लवण के रूप में अपना परीक्षण देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि संकुल के अंदर वो मेटल किससे जुड़ी होती है, लिगेंड से जुड़ी होती है। कौन से बंध से, उपसंयोजक बंध से। इसलिए वहां पर जो धातु आयन होता है वो मुक्त नहीं होता, किसमें, संकुल लवण में। लेकिन जो दिक् लवण होते हैं वहां पर मुक्त होता है, तो मुक्त होने की वजह से वो परीक्षण दे देता है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो आंसर एग्जाम में किस तरीका से देना है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया, और साथ साथ एक बार फिर से भी समझा दूंगा, ध्यान से समझना। एक बार फिर से बता देता हूं कि जहां पर परीक्षण दे रहा है ये Fe+2, इसका सीधा सा मतलब है ये दिक् लवण बना रहा है। लेकिन ये Cu+2 है ना बच्चों, ये परीक्षण नहीं दे रहा है। देखो परीक्षण नहीं देता, इसका रीजन है क्योंकि Cu+2 क्या करेगा, संकुल का निर्माण करेगा। तो संकुल का निर्माण करेगा तो ये धातु आयन किसके साथ जुड़ा होगा, लिगेंडों के साथ जुड़ा होगा। इसलिए अपने आप में संकुल का परीक्षण देते हैं, ये Cu+2 अपने आप का स्पेशल परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि ये Cu+2 किसके साथ जुड़े होंगे, लिगेंडों के साथ, जिनका डिस्कशन मैं इससे पहले वाले लेक्चरों में कर भी चुका हूं। ठीक है बच्चों, आंसर देखिए। आंसर आप लोगों को इस तरीका से देना है, देखो यहां पर लिख रखा है FeSO4 तथा NH4 का होल्टवाइज SO4 विलयन के 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण से दिक् लवण, और ये दिक् लवण कौन सा बनेगा बच्चों, मोहर लवण। ठीक है ना, ये दिक् लवण आप लोगों का कौन सा बनेगा, मोहर लवण, जिसका फॉर्मूला ये है FeSO4 NH4 का होल्टवाइज SO4.6H2O बनता है, जो कि विलयन में आयनित होकर, मतलब पानी के अंदर आयनित होकर Fe+2 आयन का परीक्षण देता है। अतः यह Fe+2 आयन का परीक्षण देता है। Fe+2 आयन का परीक्षण इसलिए देता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये Fe+2 है ना, ये मुक्त होता है, और मुक्त होने की वजह से अपने आप का अपना व्यक्तिगत परीक्षण दे देता है। ठीक है, परीक्षण देता है। लेकिन CuSO4 वे जलीय NH3 का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण लवण क्या बनता है, CuNH3 का होल 4, और ये आप लोगों का बड़ा कोष्टक बंद, बाहर कौन है आप लोगों का SO4 बनता है, इसमें स्थित संकुल आयन। अब देखो ये जो परीक्षण देगा ये पूरे संकुल का परीक्षण देगा। यहां पर ये जो परीक्षण देगा ना बच्चों, वो इसका परीक्षण देगा, संकुल अपना पूरा परीक्षण देगा, व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देगा। व्यक्तिगत का मतलब यहाँ पर Cu+2 स्पेशल परीक्षण नहीं देगा। वो इसलिए क्योंकि Cu+2 है ना बच्चों, यहाँ पर ये मुक्त नहीं है, क्योंकि ये Cu किसके साथ जुड़ी है, इस NH3 लिगेंड के साथ जुड़ी है। तो ये पूरा अपने आप में परीक्षण देगा, ये पूरा संकुल अपने आप में व्यक्तिगत परीक्षण Cu+2 नहीं देगा, क्योंकि ये आप लोगों का संकुल लवण है। ठीक है ना, का आयनन नहीं होता, अतः इसमें मुक्त Cu+2 आयन नहीं होते, मुक्त Cu+2 आयन नहीं होते बच्चों, क्योंकि ये Cu किसके साथ जुड़ा है, इस NH3 लिगेंड के साथ। इस कारण यह C+2 आयन का परीक्षण नहीं देता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। कम शब्दों के अंदर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो क्वेश्चन में ये बात पूछ रखी है कि भाई ये जो Fe+2 होता है ये Fe+2 के रूप में परीक्षण दे देता है, लेकिन ये जो Cu होता है ये Cu+2 के रूप में परीक्षण नहीं देता। क्यों, समझाइए। तो इस आंसर में बच्चों यही समझा रखा है कि जहां पर ये Fe+2 अपना परीक्षण देता है, क्योंकि ये दिक् लवण बनाता है, और दिक् लवणों के पास में तो मुक्त आयन होते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर पूरी तरीका से घुल जाते हैं। तो मुक्त आयन होने की वजह से वो अपना व्यक्तिगत परीक्षण दे देते हैं। लेकिन जो संकुल यौगिक होते हैं, संकुल लवण होते हैं, वो व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देते, क्योंकि वहां पर जो धातु होती है वो लिगेंडों के साथ, उपसंयोजक बंधों के साथ जुड़ी होती है। उपसंयोजक बंधों के साथ जुड़ी होने की वजह से धातु वहां पर मुक्त नहीं होती, अर्थात ये Cu+2 है ना, ये मुक्त नहीं होता, इसीलिए ये क्या नहीं देता, Cu+2 के रूप में अपना परीक्षण नहीं देता।
बात समझ में आ गई ना? क्योंकि संकुल लवन जब अपना परीक्षण देंगे तो पूरे संकुल के साथ देंगे इस तरीका से, जैसे कि ये आप लोगों का संकुल बना तो इस तरीका से पूरा परीक्षण देंगे। इसका स्पेशल परीक्षण नहीं देगा, मतलब Cu+2 का परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि ये कौन बना है? आप लोगों का संकुल लवन। बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आप लोगों से पूछा जाता है तो बच्चों ये पूरे का पूरा आंसर दे देना। बाकी की ये सारे आंसर मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखे हैं, आप नोट्सों को देख लेना। मैं साइड में हो जाता हूं, चाहो तो यहां से भी रीड कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना? मैं अगले क्वेश्चन को लिख देता हूं, देख लो आप लोग। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ ये आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है वो है 5.9, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या दे रखा है, पढ़ के देखते हैं। ये बोला है निम्नलिखित उपसंयोजन सत्ता में कितने ज्यामिति समावयवी संभव है, और दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आप लोगों के लिए। एक कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है और एक कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर किसका देते हैं? इस वाले कॉम्प्लेक्स का देते हैं। तो बच्चों गौर से इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप लोग देखिए। इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार की संभावना बन रही है। अब आप लोगों को पता है कि यदि हमें ज्यामिति समावयवी देखने हैं तो आप लोगों को पता है ज्यामिति समावयवी के अंदर कितनी प्रकार की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? दो, एक सिस और एक ट्रांस। लेकिन ये जो संकुल है इसमें केवल एक ही प्रकार की पॉसिबिलिटी बन रही है और एक ही प्रकार की संभावना या पॉसिबिलिटी बन रही है। इसका मतलब इसमें सिस और ट्रांस है ही नहीं है। तो जब सिस और ट्रांस है ही नहीं है तो काय की ज्यामिति समावयवता? बात समझ में आ गई ना? क्योंकि ज्यामिति समावयवता तो कोई भी संकुल तभी प्रदर्शित करता है जब उसके पास में सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन हो। लेकिन इसके पास में तो सिर्फ एक पोजीशन है, तो यदि एक पोजीशन है तो सिस और ट्रांस एक पोजीशन में तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यामिति समावयव प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आंसर इसी तरीका से दे रखा है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है Cr(C2O4) को ऑल्थराइज, ये OX ऑक्सोलेटो लिगेंडा आप लोगों को -3 में ज्यामिति समावयव संभव नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार की व्यवस्था या एक ही प्रकार की पॉसिबिलिटी संभव है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये जो आप लोगों का संकुल है इसमें केवल एक ही प्रकार की पॉसिबिलिटी है, एक ही प्रकार की व्यवस्था है, एक ही प्रकार की संभावना है। इसलिए यह ज्यामिति समावयवता को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ज्यामिति समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास में कितनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? दो, सिस और ट्रांस। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यदि एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे और इस वाले को दे दे तो आप लोगों को इस तरीका से जवाब देना है। लिख दिया ना कि संकुल में ज्यामिति समावयवता संभव नहीं है क्योंकि इसकी केवल एक ही प्रकार की व्यवस्था संभव है या एक ही प्रकार की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछे आप लोग तो इस तरीका से उसका आंसर लिख देना। ज्यादा मत लिखना, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, उतना ही आंसर देना जितना सामने वाला पूछ रहा है। तो बस इन दो लाइनों के अंदर आप लोग इसका आंसर कंप्लीट कर देना। चलो ठीक है। अब ये हमारे लिए दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अब ये दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों के लिए ज्यामिति समावयवता में बुक के अंदर जो दे रखी है आप लोगों की, वहां पर आप लोग बच्चों नोट्सों के अंदर देखना। नोट्सों के अंदर मैंने आप लोगों के लिए ये करवा रखा है। आप लोग चाहो तो इसका मैंने लेक्चर भी लिया है। जब बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ज्यामिति समावयवता पढ़ाई थी, तो ज्यामिति समावयवता जब पढ़ाई थी तो इस वाले एग्जाम्पल को भी मैंने बच्चों करवा रखा है। ये लेक्चर में भी करवा रखा है और नोट्सों के अंदर भी करवा रखा है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए बच्चों तो बता देता हूं इसके कितने ज्यामिति समावयव बनेंगे? दो, एक फेस और एक मेर।
बात समझ में आ गई ना। इसका डिस्कशन मैं लेक्चर में भी कर चुका हूं और इसका डिस्कशन मैं नोट्सों के अंदर भी कर चुका हूं, ठीक है ना। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे और उसके ज्यामिति समाव्य भी पूछे आप लोगों से, तो दो बना देना। एक तो बच्चों कौन होगा, आप लोगों का फेस होगा, और एक आप लोगों का कौन होगा, मेयर होगा। मैं पढ़ के बता देता हूं। CONH3 को होल थ्राइस Cl3 के दो विशेष प्रकार के ज्यामिति समाव्य भी संभव है। एक तो कौन है, हल्की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसियल मतलब फेस, तथा एक कौन होता है, रेखांशिक मतलब मेरिडियन, और इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मेर बोलते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर किसकी हो गई बच्चों, फेस की हो गई, और ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, मेर की हो गई। ट्रिक के रूप में आप लोग इसको इस तरीका से भी याद कर सकते हो भाई, जैसे कि ये हमारा संकुल है, ठीक है ना, और कॉमन सी बात है, इस मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6 लिगेंड जुड़े हैं। 3 लिगेंड ये जुड़े हुए, 3 ये, तो 3 और 3 कितने लिगेंड हो गए, 6। मतलब इस धातु की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि यदि धातु की समन्वय संख्या 6 हुई तो उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। तो ये अष्टफलकीय आकृति के अंदर 3 लिगेंडों को आप लोग साइड में कर दो और 3 लिगेंडों को आप लोग साइड में कर दो, तो ये कौन हो गई, फलकीय हो गई आप लोगों की। चाहो तो इस तरीका से भी कर सकते हो। ये जो ट्रांसपोजिशन पे उस पर एक साइड आप लोग NH3 को लिख दो, एक साइड आप लोग किसको लिख दो, Cl को लिख दो, बाकी के बच्चे किसी और पोजीशन पर और लिगेंडो को लिख दो। जैसे 2 NH3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 Cl मैंने यहाँ पर लिख दिया। अपनी अपनी तरीका से कैसे भी ट्रिक बना के लिख सकते हो आप लोग। कहने का मतलब है आप लोगों को याद होना चाहिए, चाहे ट्रिक अपने हिसाब से कैसे भी बना लो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो 3 को साइड में कर दो, 3 को साइड में कर दो, या फिर एक NH3 को ट्रांसफर रख दो, दूसरे Cl को भी ट्रांसफर रख दो, बच्चे कुछ ही पोजीशन पर NH3 को जोड़ दो, इधर Cl को जोड़ दो, और इस मेर के अंदर क्या करोगे, ट्रांसपोजिशन पर 2 Cl को रख दो, बाकी की बच्ची कुछ ही पोजीशन पर NH3 और एक Cl बचा, उस एक Cl को रख दो। चाहो तो इस Cl को आप लोग यहाँ पर रख दो, NH3 को यहाँ पर रख दो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे बच्चों आप लोगों से, और ये पूछे ज्यामिति समाव्य भी बताइए, तो आप लोगों को इतना ही जवाब देना है। आप लोगों को यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक आप लोगों को जवाब देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत आती है बच्चों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। चलो ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5.10 है, ठीक है ना। आप लोग अपनी बुक के अंदर देख लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों का 5.10 है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, निम्न के प्रकाशिक समावयवों, मतलब यहां पर पहले से ही आप लोगों के लिए दे रखा है कि आप लोगों को क्या करना है, प्रकाशिक समावयवों की संरचना बनानी है। और यहां पर आप लोगों के लिए 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन 5.10 के अंदर 3 क्वेश्चन बना रखे हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, एक क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स ये रहा आप लोगों का, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा आप लोगों का, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा आप लोगों का। और इन तीनों कॉम्प्लेक्सों के अंदर बच्चों आप लोगों को प्रकाशिक समावयवता को शो करना है। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं प्रकाशिक समावयवता कितने रूपों में होती है, 2 रूपों में। जो उसकी रियल स्ट्रक्चर होती है उसको हम डी या प्लस से शो करते हैं, और यदि उसको दर्पण के सामने रख दें तो दर्पण में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है बच्चों उसको हम एल या माइनस से शो करते हैं। बी या प्लस वाली स्ट्रक्चर को हम दक्षिण ध्रुवन घूर्णक बोलते हैं, और जो दर्पण में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बच्चों उसको हम लोग वाम ध्रुवन घूर्णक बोलते हैं। प्रकाशिक समावयवता की क्या कंडीशन होती है कि अणु आप लोगों का क्या होना चाहिए, क्रेल होना चाहिए, और एक संरचना दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा और वो अणु होगा ध्रुवन घूर्णक। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंने जो आंसर दिया वो मैंने क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का बन है उसका आंसर मैंने बन वाले का दिया है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स है आप लोगों का Cr2O4 को ऑल्थराइज -3। ये बच्चों आप लोगों को पता ऑक्सोलेटो लिगेंड होता है जिसको हम OX-2 से शो करते हैं।
मैं C2O4-2 ये किसको शो करता है, ऑक्सोलेट लिगेंड को शो करता है, आयन है जिसका संकेत क्या होता है, OX होता है, प्रयुक्त किया जाता है। इस संकुल आयन के दो प्रकाशिक समावयवियों की संरचना निम्न प्रकार है। एक बच्चों आप लोगों की ये रही और एक बच्चों आप लोगों की ये रही। ये इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डी या प्लस से शो करते हैं। और जैसे ही इस वाली स्ट्रक्चर को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मतलब ये स्ट्रक्चर जैसे ही दर्पण के सामने रखी तो बच्चों उल्टी हो गई, क्योंकि जो रियल स्ट्रक्चर को आप लोग दर्पण के सामने रखोगे, कांच के सामने रखोगे, तो कांच क्या करता है, उस स्ट्रक्चर का उल्टा कर देता है। मतलब जो हम अपना चेहरा कांच के अंदर देखते हैं तो कांच में हम ऐसा चेहरा देखते हैं, लेकिन वो हम लोगों को इस तरीका से दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। बात समझ में आ गई ना। तो इस वाली स्ट्रक्चर को जब दर्पण के सामने रखोगे तो ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ठीक है ना। और जब इस स्ट्रक्चर को मैं उठाकर इस पर फिट करना चाहूं तो ये वाली स्ट्रक्चर इस पर फिट नहीं होगी, क्योंकि फिट होने के लिए समान के सामने समान का होना जरूरी है। जबकि इस वाली स्ट्रक्चर को इसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होगी। मतलब ये वाली संरचना इस वाली संरचना पर अध्यारोपित नहीं हो रही है, और यदि अध्यारोपित नहीं हो रही है तो कॉमन सी बात है, ये प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा। और वैसे भी सामने वाले ने बोल रखा है, पहले ही बोल दे कि भाई ये तीनों प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित तो कर रहे हैं, बस इनकी आप लोगों को संरचना बनानी है, ठीक है ना। तो ये संरचना बना देना। सारे एग्जाम्पल बच्चों मैंने आप लोगों के लिए नोट्सों में करवा रखे हैं और इन सभी के मैंने लेक्चर लिए। जब प्रकाशिक समावयवता मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाई थी तो आप लोग उन लेक्चरों में जाके देख लेना, मैंने सब कुछ करवाया है आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों के लिए। तो बच्चों यदि ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसका जवाब यहां तक दोगे, ठीक है ना। आप लोग उतना ही जवाब देना जितना कि आप लोगों से पूछा जाए। क्वेश्चन ये पूछा है, आप लोग यहां तक उसका जवाब दे देना। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस वाली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, ये आप लोगों के ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैंने आंसर लिखा है। ये आप लोगों के लिए संकुल दे रखा है। संकुल क्या है? PtCl2En को ऑल्टवाइज, और यहां पर कितना चार्ज दे रखा है? प्लस के 2। संकुल आयन के प्रकाशिक समावयवी निम्नलिखित है। मतलब इसके भी कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे? 2 बनेंगे। एक डी बनेगा और एक एल बनेगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पर इसकी अष्टफल की आकृति होगी। ये इसकी रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर को मैंने डी या प्लस से शो किया है। जैसे मैं इसको दर्पण के सामने रखूंगा बच्चों तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जो आप लोगों की रियल स्ट्रक्चर है उसको हम डी या प्लस से शो करते हैं, और दर्पण के सामने जो स्ट्रक्चर रखते हैं, दर्पण में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो बच्चों एल या माइनस के रूप में दिखाई देती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यदि आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन पूछे कि भाई इसके जो प्रकाशिक समावयवी बनाइए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करना और ये आप लोग यहां तक इसका जवाब दे देना। एक प्रकाशिक समावयवी इसका ये बनेगा और एक प्रकाशिक समावयवी ये बनेगा। बाकी का प्रकाशिक समावयवता के लेक्चर देख लेना। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो प्रकाशिक समावयवता के जो मैंने लेक्चर करवाए हैं, जो मेरे नोट्स हैं, एक बार उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेना। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों मैंने करवाए हैं, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है ना। मैं इनको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्जाम में यहां से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, अब इसके प्रकाशिक समावयवी बनाइए। तो कुछ बच्चों को तो प्रकाशिक समावयव बनाना आता ही नहीं, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चों ये प्रकाशिक समावयवी उसके दो रूप बना देना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इस वाले को भी करवा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ,
देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ये जो आंसर दिया है वो इस तीसरे वाले क्वेश्चन का दिया है, ठीक है ना। इस तीसरे वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5.10 है, उसका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये तीसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, उसका मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर दिया है। तो देखो ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स है ना, CrNH3 Cl2En, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तो प्लस चार्ज है, ये दो रूपों में पाया जाता है बच्चों। एक तो सिस रूप में पाया जाता है, एक ट्रांस रूप में पाया जाता है। और इस संकुल के सिस और ट्रांस दोनों रूप प्रकाशिक समाव्यक्ता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। सिस रूप भी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता और ट्रांस रूप भी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। इसलिए बच्चों एग्जाम की दृष्टि से ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये बच्चों आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दो रूपों में पाया जाता है, एक तो सिस और एक ट्रांस, और इसके दोनों रूप सिस और ट्रांस से प्रकाशिक समाव्यक्ता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके दोनों ही रूप दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। बात समझ में आ गई? ये उसकी स्ट्रक्चर है, मैं बोल देता हूं, ये संकुल के सिस तथा ट्रांस दोनों प्रकाशिक समाव्यक्ता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर स्मॉल ए में लिखा है सिस रूप। पहले मैं डिस्कशन किसके बारे में कर रहा हूं? सिस रूप के प्रकाशिक समावयवी को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सिस रूप इसलिए बोल रहे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखिए। देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने अष्टफल की आकृति के अंदर सभी लिगेंडों को सेटल कर दिया। ये आप लोगों का कौन हो गई? मेटल हो गई। उससे दो NH3 मैंने एक साइड में जोड़ दिए, तो दोनों NH3 यदि मैंने एक साइड में जोड़ दिए तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर किसकी हो गई? सिस की हो गई। बाकी के देखो दोनों Cl एक साइड की तरफ कर दिया, ये मैंने किसको जोड़ दिया? आप लोगों के En लिगेंड को जोड़ दिया। ये डी रूप हो गया, ये आप लोगों का सिस है, ठीक है ना। सिस है, इसको सिस रूप भी बोल दो आप लोग। ये हो गया इसका सिस रूप, ठीक है ना। इसको मैंने किसके सामने रख दिया? दर्पण के सामने। तो जैसे ही इसको मैं दर्पण के सामने रखूंगा बच्चों, तो ये वाली स्ट्रक्चर दर्पण में किस तरीका की दिखाई देगी? इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये भी आप लोगों का सिस रूप है और ये भी आप लोगों का सिस रूप है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों का सिस रूप है और ये भी आप लोगों का सिस रूप है। अरे बिल्कुल सही बात है यार। एक बात बताओ, इस स्ट्रक्चर को कांच के सामने रखोगे तो स्ट्रक्चर उल्टी तो होगी, ट्रांसमेथ्रम बदल जाएगी, तो ये भी सिस रूप रहेगा, ये भी सिस रूप रहेगा। अरे भाई एक बात बताइए, अगर मैं मेरी शकल को कांच में देखूं तो ऐसा तो रहूंगा कि मेरी रियल स्ट्रक्चर में तो मैं रामचंद्र में दूं और शकल में मैं सलमान खान बन गया, ऐसे थोड़ा होता है भाई। जो आप लोगों की रियल स्ट्रक्चर है वही कांच में दिखाई देगी, बस वो स्ट्रक्चर आप लोगों की क्या हो जाएगी बच्चों? उल्टी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से ये भी सिस रूप है, ये भी सिस रूप है, लेकिन ये डी रूप है और ये एल रूप है, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है? प्रकाशिक समाव्यक्ता की। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो ये तो बच्चों इसकी क्या हो गया? सिस रूप का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सिस रूप का पता कहां से लगाओगे? देखो दोनों NH3 एक दिशा में, दोनों NH3 एक दिशा में, तो ये कौन हो गया? सिस। और दोनों NH3 को मैं अपोजिट कर दूं तो वो कौन हो जाएगा? ट्रांस। अब देखो इसी के अंदर मैं आप लोगों के लिए ट्रांस लिख के बताता हूं, कुछ नहीं करना है। ये रूप किसका है बच्चों? सिस का। अब इसी के अंदर मैं आप लोगों के लिए ट्रांस बना देता हूं। देखो यहां पर कर देता हूं मैं बी, और सिस की जगह पर क्या लिख दो आप लोग? ट्रांस लिख दो, ठीक है ना। सिस की जगह पर क्या लिख दो? ट्रांस लिख दो। अब देखो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस ये NH3 बच्चों जो एक दिशा में है ना, इनको आप अपोजिट कर दीजिए। कैसे? इस Cl को तो मैं यहां पर पहुंचा देता हूं, इस NH3 को मैं यहां पर लिख दूंगा, तो ये स्ट्रक्चर फिर किसकी हो जाएगी? ट्रांस की। तो देख लो ये Cl बच्चों मैंने यहां से हटाया और ये NH3 यहां से हटाया, ठीक है ना। तो यहां पर तो लिख देता हूं मैं NH3 को और यहां पर लिख देता हूं मैं Cl को, और ये स्ट्रक्चर हो गई बच्चों आप लोगों की ट्रांस रूप। कौन सी हो गई? आप लोगों की ट्रांस रूप। बाकी की डी और प्लस वो है ही है। इसको जब कांच के सामने रखोगे बच्चों तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी। बस यहां पर क्या करना है आप लोगों को? NH3 लिख देना है और यहां पर क्या लिख देना है बच्चों? आप लोगों को Cl लिख देना है। ये हो गई ट्रांस। देखो NH3 ये किधर की तरफ है? लेफ्ट की तरफ। ये NH3 किधर की तरफ है? राइट की तरफ। दोनों की दिशा अलग है इसलिए ट्रांस रूप है। यहां पर भी देख लो, एक NH3 इधर की तरफ है राइट की ओर, एक NH3 किधर की तरफ है? लेफ्ट की ओर। तो ये बच्चों कौन सा रूप है? आप लोगों का ट्रांस रूप है, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन सा? ट्रांस रूप, ठीक है ना। बाकी का जो रियल स्ट्रक्चर है ट्रांस की वो डी प्लस है, और ट्रांस की जो कांच के अंदर या मिरर के अंदर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चों वो
एल या माइनस है। जो रियल स्ट्रक्चर है उसको आप दक्षिण ध्रुवन घूर्णक भी बोल सकते हो, और जो कांच में दिखाई दे रही है, दर्पण में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, उसको आप लोग वाम ध्रुवन घूर्णक बोल सकते हो। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो इस तरीका से यदि ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बने तो दोनों के रूप बना देना, सिस के भी रूप बना देना और ट्रांस के भी रूप बना देना। किसके रूप में? प्रकाशिक समाव्यवस्था के रूप में। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको तो मिटा देता हूं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 5.12, ठीक है ना? ये आप लोगों का 5.12 क्वेश्चन नंबर है, 5.12। इस 5.12 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या दे रखा है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन में बच्चों एक संकुल दे रखा है पीटी, और पीटी से 4 लिगेंड जोड़ रखे हैं। एक NH3 जोड़ रखा है, एक Br जोड़ रखा है, एक Cl जोड़ रखा है और एक Py मतलब pyridine जोड़ रखा है। इस पीटी जो मेटल है इससे 4 लिगेंड जुड़े, ये आप लोगों का संकुल है कि सभी ज्यामितीय समावयवी, मतलब कॉमन सी बात है, सामने वाला बोल ही रहा है ज्यामितीय समावयवी लिखिए, मतलब ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पीटी के साथ कितने लिगेंड जुड़े? 4 लिगेंड जुड़े, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर इसकी आकृति बनेगी वर्गाकार समतलीय। और जिन संकुलों की आकृति वर्गाकार समतलीय होती है वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते, वो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? इनमें से कितने ध्रुवन घूर्णक समावयवता दर्शाएंगे? अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इनमें से कितने ध्रुवन घूर्णक समावयवता दर्शाएंगे? तो ये यहाँ पर ध्रुवन घूर्णक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि ध्रुवन घूर्णक समावयवता हम किसको बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता को बोलते हैं। लेकिन इस संकुल की जो आकृति होती है वो वर्गाकार समतलीय होती है, और जिनकी आकृति वर्गाकार समतलीय होती है वो ध्रुवन घूर्णकता को शो नहीं करते, अर्थात प्रकाशिक समावयवता को शो नहीं करते। जिन संकुलों की आकृति वर्गाकार समतलीय होती है बच्चों, वो ज्यामितीय समावयवता को शो करते हैं। उन सभी के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है, अभी आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, यहां से इसका आंसर है। तो देखो ये जो आप लोगों का संकुल है कि 3 ज्यामितीय समावयवी संभव है, ठीक है ना? क्योंकि इस मेटल से 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, तो यहाँ पर इससे 3 ज्यामितीय समावयवी संभव है, जिनमें से 2 तो बच्चों आप लोगों को कौन बनेंगे? सिस बनेंगे, और एक आप लोगों का कौन सा समावयवी बनेगा? आप लोगों का ट्रांस समावयवी बनेगा। और इनकी संरचना आप लोगों के लिए नीचे बना रखी है, मैं फिर बता देता हूं। ये संकुल की आकृति बच्चों वर्गाकार समतलीय होती है, और जिन संकुलों की आकृति वर्गाकार समतलीय होती है वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन वो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो इस समावयवी के मतलब इस संकुल के कितने समावयवी बनेंगे? 3 बनेंगे, जिनमें 2 तो आप लोगों के सिस बनेंगे और एक आप लोगों का ट्रांस बनेगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों के लिए वर्गाकार समतलीय आकृति लिख दी, यहाँ पर वर्गाकार समतलीय आकृति लिख दी, और यहाँ पर वर्गाकार समतलीय आकृति लिख दी। गौर से इन तीनों वाली संरचना के अंदर आप लोग देखिए, ये NH3 मैंने एक जगह पे फिक्स कर दिया। देखो इस वाली संरचना में भी मैंने NH3 फिक्स कर दिया, इस वाली में फिक्स कर दिया, इस वाली में भी फिक्स कर दिया, और उसके जो अपोजिट है वहां से लिगेंडों की कंडीशन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आपके भाई एक NH3 तो कर ही दिया, बाकी के एक बार आपने Br को लिख दिया, एक बार आपने Py को लिख दिया, और एक बार आपने Cl को लिख दिया। अब यहाँ पर सिस और ट्रांस का पता कैसे करोगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखो बच्चों ये दोनों हेलोजन फैमिली के सदस्य है। भाई आप लोगों को पता Br भी हेलोजन फैमिली में आता है और क्लोरीन भी हेलोजन फैमिली में आता है। तो यदि ये एक दिशा में, देखो ये एक दिशा में हो गए, और ये पिरिडीन और NH3 एक दिशा में हो गए, तो बच्चों ये कौन हो गए? आप लोगों का सिस रूप हो गया। इस वाली के अंदर आप लोगों को इसको इस तरीका से देखिए, देखो यहाँ पर ये भी आप लोगों का सिस हो गया, क्योंकि ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या होगा कि ये जो दो हेलोजन फैमिली के सदस्य हैं, अगर ये आपने अपोजिट 180 डिग्री पर रख दिए, दो समान लिगेंडों को यदि आप लोगों ने 180 डिग्री पर रख दिया बच्चों, तो वो कंडीशन होती है फिर ट्रांस की। ट्रांस की कंडीशन इसलिए बन रही है क्योंकि ये Br और ये Cl बच्चों दोनों 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है,
इसलिए इसकी जो समावयवी होगा उसका नाम क्या होगा, ट्रांस समावयवी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये Cl और ये Br 180 डिग्री पर नहीं है, लेकिन यहां पर ये Br और ये Cl 180 डिग्री पर है, इसलिए इसका कौन सा रूप हो गया, ट्रांस रूप हो गया। तो आप ये दिमाग मत लगा देना कि सर ये तो राइट की तरफ जुड़ा है, ये लेफ्ट की तरफ जुड़ा है, तो ये भी ट्रांस होगा। नहीं बेटा, ये ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हैलोजन फैमिली के सदस्य हैं और इन दोनों को मैंने किस पे रख दिया, 180 डिग्री पर रख दिया। तो दो समान लिगेंड, अब समान तो है नहीं है, लेकिन समान में हम हैलोजन फैमिली को देखेंगे। भाई एक बात होता, Cl और Br दोनों समान तो नहीं है, समान तो तब होते जब यहां पर भी Cl होता है, यहां पर भी Cl होता है। तो फिर अगले वाले स्टेप पर जाइए। तो अगला वाला स्टेप क्या बोल रहा है कि दोनों हेलोजन फैमिली के सदस्य हैं। यदि दोनों हेलोजन फैमिली के सदस्यों को आपने 180 डिग्री पर रख दिया बच्चों, तो फिर वो रूप इसका होगा, ट्रांस रूप होगा। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद लिख रखी है इनमें से कितने ध्रुवन समावयवता दर्शाएंगे, तो ये कोई भी ध्रुवन समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसका भी आंसर लिख रखा है। इस संकुल की आकृति वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है, अतः इसमें प्रकाशिक समावयवता मतलब ध्रुवन घूर्णक समावयवता नहीं होती। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि इस संकुल की जो आकृति होती है वो क्या होती है, वर्गाकार समतलीय, और जिन संकुलों की आकृति वर्गाकार समतलीय होती है वो प्रकाशिक समावयवता को अर्थात ध्रुवन समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ध्रुवन समावयवता। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो आंसर यहां से स्टार्ट करना और यहां तक सब कुछ लिख देना। जिस तरीका से मैंने बोर्ड पे लिखा है उस तरीका से पूरा आंसर आप लोग दे देना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं फिर बता रहा हूं, इनमें से कोई ना कोई सा आप लोगों का एग्जाम में टपक जाएगा, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ के चलो। उनके आंसर मैं किस तरीका से दे रहा हूं उनको भी ध्यान से समझ के चलो। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना बच्चों, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलो ठीक है, देख लो बच्चों। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पर जाता हूं, तो देखो अगले वाले को भी करवा देता हूं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5.13 एनसीईआरटी बुक का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5.13। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है सामने वाला, ध्यान से पढ़ के देखना। ये बोल रहा है जलीय कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जलीय कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। मतलब जलीय कॉपर सल्फेट विलयन है वो निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है, ठीक है ना। क्या क्या प्रेक्षण दर्शा रहा है, दो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के दे रखे, मतलब सामने वाले ने आंसर दे रखा है, आप लोगों को इसका रीजन देना है। आंसर में क्या दे रखा है क्वेश्चन बना के कि जलीय पोटेशियम फ्लोराइड, अर्थात जलीय पोटेशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KF होता है। जलीय पोटेशियम फ्लोराइड KF के साथ हरा रंग शो करता है। ये आप लोगों का जलीय कॉपर सल्फेट विलयन है बच्चों, ये नीला रंग का होता है। ये जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ कैसे कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, अर्थात ये नीला कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हरे कलर में। तो ये नीला कलर हरे में क्यों बदल जाता है, इसका आप लोगों को जवाब देना है। दूसरे में दे रखा है जलीय पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है, KCl के साथ चमकीला हरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, चमकीला हरा रंग का। ये नीले रंग का जो कलर है, जब जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते इसकी रिएक्शन, तो ये कैसा हो जाता है, चमकीला हरे रंग का हो जाता है। अब क्या बोल रहा है, उपरोक्त प्रायोगिक परिणामों को समझाइए। आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों। क्वेश्चन 5.13 में ये पूछा है आप लोगों से कि जलीय कॉपर सल्फेट विलयन है जिसका कैसा कलर है, नीला कलर है, निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। वो क्या क्या प्रेक्षण दर्शाता है उसके यहाँ पर दो क्वेश्चन बनाकर दे रखे। आंसर इस क्वेश्चन में ही दे रखे, लेकिन आपको इसका जवाब देना कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है
कि जलीय पोटेशियम फ्लोराइड KF के साथ हरा रंग शो करता है। मतलब ये कॉपर सल्फेट विलयन जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ कैसे कलर का शो करता है, हरे कलर का। मतलब ये नीला रंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, हरे कलर में। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब देना है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, जलीय पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये के साथ चमकीला हरा रंग, अर्थात नीला रंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, हरे रंग में। उपरोक्त प्रायोगिक परिणामों को समझाइए। मतलब ये आप लोगों के प्रैक्टिकल के अंदर ये कलर आए हैं आप लोगों को। अब आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, किस चीज की वजह से होता है। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं बच्चों, जो मुक्त आयन होंगे तो उनकी वजह से आप लोगों के कलर आएंगे। कलर को चेंज कौन करेगा बच्चों, लिगेंड करेगा। कैसे करेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो ध्यान से समझना, यहां पर आंसर की शुरुआत कर रखी है, यहां से आप लोगों का आंसर स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना। देखो जलीय विलयन में CuSO4 अर्थात जो जलीय विलयन होता है ना, उसमें आप लोगों का ये जो CuSO4 होता है बच्चों, इस संकुल के रूप में मिलता है। ये CuSO4 जलीय विलयन में CuSO4 CuH2O का होल 4 कॉम्प्लेक्स और बाहर SO4 के रूप में पाया जाता है, जिसका नीला रंग, भाई ये जो आप लोगों का संकुल है ये वाला, इसका जो नीला रंग है वो किसकी वजह से होता है, CuH2 को होल 4 प्लस के 2। क्योंकि आप लोगों को पता है SO4 पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस के 2 चार्ज होता है, जो संकुल पर जाती क्या हो जाएगा, प्लस के 2 चार्ज हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, ये तो संकुल, ये आप लोगों का संकुल लवन है, ये है ना आप लोगों का संकुल लवन है। तो ये किसके रूप में अपना परीक्षण देगा, पूरे एक संकुल के रूप में, CuH2 को होल 4 प्लस के 2। ये Cu+2 के रूप में अपना परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये Cu फ्री नहीं है, क्योंकि H2 लिगेंडो के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट होगा आप लोगों का CuH2 को होल 4 प्लस के 2 आयनों के कारण होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है आंसर में, आप लोगों के ध्यान से समझना। ये जो आप लोगों का इसका रीजन है ना, इसका जो रीजन है बच्चों, वो मैंने आंसर के तौर पर यहां पर लिख दिया। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि आप लोगों का ये जो CuSO4 है, ये आप लोगों का जलीय CuSO4 है, ये आप लोगों का इस संकुल के रूप में पाया जाता है। और इसका नीला रंग किसकी वजह से होता है, इस आयन की वजह से होता है, ठीक है ना, इस आयन की वजह से होता है। अब देखिए, अब इसका जवाब ये रहा आप लोगों का। बच्चों क्या होता है, इसमें जलीय KF मिलाने पर, मतलब ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें जलीय KF मिलाने पर दुर्बल लिगेंड H2O F- के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जब इस संकुल आयन की रिएक्शन हम KF के साथ करवाते हैं, KF के साथ करवाते हैं, तो आप लोगों के यहां से H2O रिप्लेस हो जाते हैं और H2O की जगह पर फ्लोरीन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से जो 4 H2 है आप लोगों के, ये 4 H2 आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह पर कौन आ जाते हैं, फ्लोरीन, जिसकी वजह से इसका नीला रंग किसमें बदल जाता है बच्चों, हरे रंग में। किसकी वजह से, इस फ्लोराइड लिगेंड की वजह से। तो दे रखा है यहां पर, तथा CuF4 प्लस के 2 आयन बनता है, जो कि कैसे कलर का होता है, हरे कलर का। तो ये कैसा अवच्छेद देगा, कैसा पीपीटी देगा बच्चों, ये हरे रंग का पीपीटी देता है। बात समझ में आ गई ना। ये आप लोगों का कौन हो गया, संकुल आयन हो गया। इसकी रिएक्शन मैंने KF के साथ करवा दी। आप लोगों को यहाँ पर पोटेशियम की जरूरत नहीं थी, तो मैंने KF को खोल के लिख दिया 4 फ्लोरीन, क्योंकि आप लोगों को पता है यहां से मुझे H2 रिप्लेस करवाने, तो पोटेशियम को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने KF से फ्लोरीन को ले लिया, क्योंकि मुझे H2 की जगह पर फ्लोरीन लाना है। तो देखो यहाँ पर लिख रही है ना F-, इसका मतलब मैंने K+ को पहले से ही अलग कर दिया, ठीक है ना, K+ को पहले से ही अलग कर दिया। इसीलिए इस फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, क्योंकि K पर प्लस होगा, फ्लोरीन पर माइनस होगा। फ्लोरीन K को इसलिए अलग कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है, फ्लोरीन की, क्योंकि मुझे इस H2O लिगेंड की जगह पर मुझे ये फ्लोरीन बार लिगेंड पहुंचाना है। तो कुछ नहीं है, ये यहां से इसकी रिएक्शन हो जाएगी और ये H2O रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह पर बच्चों कौन आ जाएगा, आप लोगों का ये फ्लोरो लिगेंड आ जाएगा और ये संकुल बन जाएगा। 4 H2 के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये यहां से H2 रिप्लेस होकर उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। और ये जो संकुल आयन बनेगा आप लोगों का, वो होगा CuF4 और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, माइनस के 2 चार्ज है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है आप लोगों के, माइनस का 2 चार्ज है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो नाम है वो बनेगा टेट्राफ्लोरोक्यूप्रेट सेकंड आयन। क्या नाम बनेगा बच्चा उसे, टेट्राफ्लोरोक्यूप्रेट सेकंड आयन, जो कि कैसे कलर का होता है,
हरा कलर का, तो ये हरा अवच्छेद देगा। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को कि इसका नाम आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो मैं इस नाम को बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूं। मतलब ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे उसका नाम आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूं। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैं जगह कर लेता हूं, देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूं, और इसका नाम ये है बच्चों, ये है आप लोगों का टेट्रा फ्लोरो क्यूपरेट सेकंड आयन, ठीक है ना, इसका नाम है टेट्राफ्लोरो क्यूपरेट सेकंड आयन, ठीक है। और ये कैसे कलर का पीपीटी देता है बच्चों, ये हरा कलर का पीपीटी देता है, मतलब हरे कलर का अवच्छेद देता है। बात समझ में आ गई ना। तो इस संकुल आयन का नाम क्या है, टेट्राफ्लोरो क्यूपरेट सेकंड आयन। जिस कैसे कलर का पीपीटी देता है बच्चों, हरे कलर का पीपीटी देता है। किसकी वजह से, उस फ्लोरोलिगेंड की वजह से। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि H2O लिगेंड की वजह से जो CuSO4 था उसका कलर कैसा था, नीले रंग का। किसकी वजह से, उस H2O लिगेंड की वजह से। लेकिन वो H2O लिगेंड आप लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, फ्लोरो लिगेंड से, मतलब F- लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। तो ये नीला कलर कैसा हो जाएगा आप लोगों का, हरा कलर। तो पहले वो कैसे कलर का अवच्छेद दे रहा था, नीले कलर का अवच्छेद दे रहा था। किसकी वजह से, H2O लिगेंड की वजह से। फिर उसकी जगह पर आप लोग किसको लेके आ गए, ये फ्लोरीन लिगैंड को लेके आ गए। फ्लोरीन लिगैंड को लेके आ गया, तो फिर वो फिर कैसे कलर का अवच्छेद देने लग गया बच्चों, हरे कलर का अवच्छेद देने लग गया। बात समझ में आ गई ना। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, मतलब यहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन बना दिया, तो इस वाले का आंसर दिया है मैंने, इस वाले का आंसर बच्चों यहां से स्टार्ट करना आप लोग, और यहां पर खत्म कर देना पूरा, ठीक है ना। आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बाकी का ये पूरी चीजें आप लोगों को नोट्सों के अंदर मिल जाएंगी, तो आप लोग आराम से देख लेना। यहाँ पर तो मेरा सिर्फ इतना टारगेट है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाने हैं, ठीक है ना, बस समझाने हैं, ठीक है ना। तो इस वाले का आंसर ये है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीका से बनता है तो इस वाले का आंसर ये रहा, और इस वाले का आंसर मैं अभी आप लोगों के लिए देने वाला हूं। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलो ठीक है, मैं दूसरे वाले का भी आंसर दे देता हूं। देखो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के लिए सामने, ये आप लोगों के दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका जवाब मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। देखो यहां पर आप लोगों ने किसको, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें आप लोगों ने क्या किया था, H2O लिगेंड की जगह पर आप लोग कौन सा लिगेंड लेके आए थे, फ्लोरीन लिगेंड, मतलब फ्लोरो लिगेंड। और इसके अंदर कुछ नहीं होगा, फ्लोरीन की जगह पर कौन सा लिगेंड आ जाएगा आप लोगों का, क्लोरीन लिगेंड आ जाएगा। पहले आप लोगों ने H2 हटाया, उसकी जगह पर फ्लोरीन लिगेंड लेके आए थे, और अब यहां पर आप लोगों ने H2 हटाकर कौन सा लिगेंड लेके आए हैं, क्लोरीन लिगेंड। तो ये फ्लोरीन लिगेंड या फ्लोरो लिगेंड की वजह से ये नीले कलर कैसा हो जाएगा, हरे कलर का, और एक क्लोरीन लिगेंड की वजह से ये नीला कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, चमकीला हरा रंग। तो ये कैसा पीपीटी देता है, फ्लोरीन की वजह से हरे रंग का पीपीटी देता है, क्लोरीन की वजह से चमकीला हरे रंग का पीपीटी देता है। उसका जवाब आप लोगों का ये रहा, ये हम लोगों का संकुलायन है। संकुलायन में जली है, KCl विलियन मिलाया जाता है, तो Cl माइनस लिगेंड H2 लिगेंड, क्योंकि H2 कौन सा होता है, एक दुर्बल लिगेंड होता है, वो प्रतिस्थापित कर ये वाला संकुलायन बनाता है, जिसका रंग कैसा होता है बच्चों, चमकीला, ठीक है ना, जिसका रंग कैसा होता है, चमकीला हरा रंग होता है। तो ये जो आप लोगों का संकुल आयन है, ये कैसे कलर का पीपीटी देगा, ये देगा बच्चों चमकीला हरा रंग का पीपीटी देगा। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। यहां पर देखो आप लोगों का, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, ये मैंने किसको लिख दिया आप लोगों के, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए संकुल आयन को लिख दिया, और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, 4Cl माइनस के साथ, क्योंकि आप लोगों ने KCl विलियन मिलाया है, तो यहाँ पर मुझे क्लोरीन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे H2 हटाना है, और यहाँ पर किस लिगेंड को लिखना है, क्लोरो लिगेंड को लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 हट जाएगा,
और यहाँ पर आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन लिगेंड जुड़ जाएगा। 4 H2 के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे और ये जो संकुल आयन है CuCl का ऑल 4 माइनस के 2, ये बच्चों आप लोगों का संकुल आयन है, इसका नाम है टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट सेकंड आयन, जो कैसे कलर का पीपीटी देता है, चमकीला हरे रंग का पीपीटी। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूं, मुझे पता है बच्चों आप लोगों को दिखाई वहां पर नहीं दे रहा है, तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखो ये जो आप लोगों का संकुल आयन है बच्चों, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो देखो इसका नाम है टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट सेकंड आयन, ठीक है ना, क्यूप्रेट सेकंड आयन, सबको मिलाकर लिखना। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर आप लोगों को बता ही रखा है। और ये चमकीले हरे रंग का पीपीटी देता है, चमकीला हरा रंग, ठीक है ना, चमकीला हरा रंग। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कुछ नहीं करना है, एक जगह पर आप लोगों को H2 हटाना है, उसकी जगह पर फ्लोरीन लिगेंड जोड़ना है, और एक जगह पर आप लोगों को H2 हटाना है और क्लोरीन लिगेंड जोड़ना है। बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, ये वाला क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर यहां से स्टार्ट करना, यहां से उसका आंसर स्टार्ट होगा बच्चों और यहां तक उसका आंसर होगा। तो आप लोग यहां से लेकर के यहां तक उसका आंसर लिख देना। जितना एग्जाम में पूछे बच्चों उतना ही लिखना है, ज्यादा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, क्योंकि एग्जामिनर लिखने का भी आप लोगों का तरीका देखता है। तो जितना आप लोगों से पूछा जाए उतना ही लिखना है। और कितना पूछा है आप लोगों से, इस क्वेश्चन का जब जवाब देना है तो इतना पूछा है आप लोगों से, यहां से लेकर के यहां तक पूछा है आप लोगों से, तो यहां तक ही कर देना। बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्सों के अंदर लिखवा रखी है, तो आप नोट्सों के अंदर देख लेना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर होता है। चलो अगले वाले क्वेश्चन को लेता हूं, देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5.14, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5.14। और इस क्वेश्चन नंबर 5.14 में आप लोगों से क्या पूछा है उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.14 को पढ़ के देखते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन इस बात को बोल रहा है बच्चों कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, ध्यान से समझना, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जलीय KCN, ठीक है ना, जलीय KCN को अधिक, अधिक का मतलब होता है अधिकता में। तो देखो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जलीय KCN को अधिक में मिलाने पर बनने वाली उप सहसंयोजन सत्ता क्या होगी। इस विलयन में जब H2S गैस, ठीक है ना, इस विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों प्राप्त नहीं होता। कॉपर सल्फाइड मतलब CuS का अवक्षेप क्यों प्राप्त नहीं होता, इसका बच्चों आप लोगों को आंसर देना है। तो देखो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ध्यान से समझ के चलना। ये जो आप लोगों का कॉपर सल्फेट है ना, ये किस प्रकार के संकुल के रूप में मिलता है। देखो बच्चों ये जो आप लोगों का कॉपर सल्फेट है ना, ये इस प्रकार के संकुल आयन के रूप में मिलता है, CuH2 को ऑल 4 प्लस के 2, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस रूप में मिलता है, CuH2 को ऑल 4 प्लस के 2 के रूप में, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन, ये जो आप लोगों का संकुल है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, KCN के साथ। तो ये क्या करेगा, CN जो आप लोगों का ये CN लिगेंड है, ये यहां से H2O लिगेंड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और जो आप लोगों का संकुल बनेगा, देखो यहां पर ये जो CN है, क्योंकि अधिक मतलब ये KCN अधिकता में ले रखा है, अधिकता में ले रखा है, तो ये H2O लिगेंड आप लोगों का रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, CN लिगेंड आ जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी वो देखिए, देखो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या, CuH2 को ऑल 4 प्लस के 2,
रूप में पाया जाता है तथा इसमें जलीय KCN का आधिक्य मिलाने पर निम्नलिखित संकुल आयन बनता है। और निम्नलिखित संकुल आयन क्या बनेगा आप लोगों का? ये हो गया आप लोगों का CuH2O4 K2, ये आप लोगों का संकुल आयन हो गया। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? KCN के साथ। देखो मैंने यहाँ पर पोटेशियम को नहीं लिया क्योंकि मुझे पोटेशियम की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस CN लिगेंड की जरूरत है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? CN लिगेंड को लिख दिया। तो ये CN लिगेंड आप लोगों का इस H2 की जगह पर आ जाएगा और ये बन गया CuCN4 -K2 प्लस आप लोगों का प्लस 4H2 के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल गए, ठीक है ना। और ये जो आप लोगों का संकुल आयन है बच्चों, इसका नाम क्या है? टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकंड आयन। और ये क्या होता है? विलय होता है, मतलब वाटर के अंदर क्या होता है? ये विलय होता है। चलो ठीक है, अब देखो, अब यहां पर बोल रहा है कि भाई हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि H2O लिगेंड दुर्बल लिगेंड होता है और CN लिगेंड एक प्रबल लिगेंड होता है। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता रखी है कि CO, CN, NO2 और NH3। मेरे पास जगह है क्या? चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो बच्चों, ये CO, CN, NO2 और NH3 ये सभी के सभी लिगेंड आप लोगों के क्या होते हैं? प्रबल लिगेंड। और ये आप लोगों का H2O, F, Cl, Br, I ये बच्चों आप लोगों के क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड। ये प्रबल लिगेंड होते हैं और ये आप लोगों के कौन होते हैं? दुर्बल लिगेंड। तो यहां पर इस H2O लिगेंड को रिप्लेस कौन कर रहा है? CN लिगेंड। और CN लिगेंड बच्चों एक प्रबल लिगेंड होता है। तो CN लिगेंड प्रबल लिगेंड होने की वजह से ये आप लोगों का संकुल आयन है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्थायी बनेगा। और बहुत ज्यादा स्थायी होने की वजह से यहां से आप लोगों का Cu+2 आयन फ्री नहीं होगा, क्योंकि Cu+2 आयन है बच्चों, वो कौन से लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है? इस CN लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, उपसहसंयोजक बंधों के साथ। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि यदि इस वाले संकुल आयन में हम H2S गैस प्रवाहित करें तो वो अवक्षेप क्यों नहीं देगा? अवक्षेप इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर Cu+2 आयन फ्री नहीं है। अरे भाई, ये तो पूरे का पूरे एक संकुल हो गया, तो Cu+2 आयन फ्री क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया, जो संकुल लवण होते हैं वहां पर आप लोगों की धातु आयन फ्री नहीं होती, क्योंकि धातु आयन वहां पर किसके साथ जुड़ी होती है? लिगेंडों के साथ जुड़ी होती है। दिक लवण और जो सिंपल साल्ट होते हैं ना, वहां पर आप लोगों की मेटल फ्री होती है, तो वहां पर तो परीक्षण दे देते हैं, लेकिन यहां पर ये पूरे कॉम्प्लेक्स का, पूरे संकुल का परीक्षण देगा। स्पेशल Cu+2 अपना परीक्षण नहीं देगा। उसका रीजन ये है बच्चों, ये Cu किसके साथ जुड़ा हुआ है? CN के साथ। तो जब इसमें H2S गैस को डालेंगे, भाई मैंने इसके अंदर H2S गैस को डाल दिया, ठीक है ना, H2S गैस को मैंने इसमें डाल दिया, तो ये जो सल्फाइड है ना, ये Cu+2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये Cu+2 इस सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर Cu+2 फ्री नहीं है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? CN लिगेंड के साथ। तो भाई इसका आंसर है आगे देख लीजिए, चूंकि CN एक प्रबल लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है, अतः यह Cu+2 आयन के साथ स्थायी संकुल बनाता है। ये जो संकुल बना है बच्चों, ये स्थायी संकुल बनाता है। इसमें Cu+2 आयन मुक्त नहीं है, ये आप लोगों का Cu+2 आयन है, ये मुक्त नहीं है। अतः इसमें H2S गैस प्रवाहित करने पर CuS का अवक्षेप नहीं बनता, क्योंकि CuS का अवक्षेप तो तब बनेगा जब ये Cu किसके साथ रिएक्शन करे? इस सल्फाइड के साथ। लेकिन यहाँ पर ये Cu फ्री नहीं है, तो ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और यहाँ पर ये CuS का अवक्षेप नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अगर ये फ्री होता जब तो सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता, लेकिन ये आप लोगों का संकुल लवण है और स्थायी भी है, क्योंकि यहाँ पर Cu+2 के साथ आप लोगों को कौन सा लिगेंड जुड़ा है? प्रबल CN- लिगेंड जुड़ा है, तो ये संकुल और भी ज्यादा आप लोगों को स्थायी हो गया। तो ये Cu पूरी तरीका से किसके टच में रहता है? CN के साथ। और ये यहाँ पर फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो CuS का अवक्षेप आप लोगों को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो बस यही है कि इस विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इस संकुल के अंदर Cu+2 आयन मुक्त अवस्था में नहीं है, तो वो Cu मुक्त अवस्था में नहीं है, तो वो उस H2S के साथ रिएक्शन नहीं करता। और यदि H2S के साथ Cu+2 रिएक्शन नहीं करेगा तो कॉमन सी बात है, CuS का अवक्षेप कैसे प्राप्त होगा? प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीका से आप लोगों को इसका आंसर देना है। अब देखो,
अगर एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है इस तरीका से, तो आप लोग अपना आंसर यहां से चालू करना और इस आंसर को बच्चों यहां पर खत्म करना, ठीक है ना। यहां से आप लोगों का आंसर चालू होगा, खत्म कहां पर होगा आप लोगों का यहां पर, और कम से कम ये 2 नंबर का आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो बच्चों कितने नंबर का आएगा आप लोगों का, 2 नंबर का आएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आराम से जवाब दे देना, मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। ये कॉपर सल्फेट किस अवस्था में मिलता है, इस अवस्था में मिलता है। जब इसकी रिएक्शन आप KCN के साथ करवाओगे तो H2 लिगेंड आप लोगों के हट जाएंगे, उसकी जगह पे Cn लिगेंड आ जाएंगे, ये संकुल आप लोगों को स्थायी हो जाएगा, जिसकी वजह से Cu+2 आयन आप लोगों का मुक्त अवस्था में नहीं होगा। तो जब उसके अंदर आप लोग ये H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो ये Cu+2 H2S गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि Cu+2 यहाँ पर मुक्त अवस्था में नहीं है, तो ये यहाँ पर CuS का कोई भी अवक्षेप नहीं देगा, CuS का कोई भी अवक्षेप नहीं देगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है और इसका मैंने आंसर भी दे दिया। अब देखो आज के लेक्चर को बच्चों मैं यहीं तक रख रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा दिए। अगर और ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा इसी लेक्चर में तो ये वीडियो आप लोगों का बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को बाद में बोरिंग बोरिंग सा लगेगा। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूं कि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में करवा दिए उनको आप लोग कर लेना। अब जो आप लोगों के बच्चे कुछ क्वेश्चन है उनको मैं अगले वाले लेक्चर में करवा दूंगा, तो वो टुकड़े में हो जाएंगे। आज के लेक्चर में यहां तक कर लिए, अगले लेक्चर में बच्चे कुछ क्वेश्चनों को कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अपने हमारे क्लियर हो जाएंगे, और उन क्वेश्चनों के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को बच्चों यहां से आधा नंबर भी नहीं कटेगा। पूरे बच्चे इनके पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप लोग काफी बच्चे ऐसे हैं कि क्लास देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार आप लोगों के मतलब थोड़ा बहुत तो एक टीचर के प्रति रेस्पेक्ट होती है बच्चे की, कि चलो यार सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में हमारा तो कुछ रुपया लग नहीं रहा, लेकिन जब आपका एक सब्सक्राइब है ना बच्चों, इतना ज्यादा मोटिवेट करता है, ये मान के चलो हम लोग में इतना ज्यादा जोश भर देता है कि काम करने का और भी बेहतर तरीका से मन करता है। आप लोगों को पता है कि एक यूट्यूबर के लिए या एक टीचर के लिए क्या चाहिए, कि जितने ज्यादा उनसे लोग जुड़ते हैं उतना ही बेहतर तरीका से वो काम करते हैं, कि यार हम लोगों के पास में इतने सारे लोग जुड़ गए तो फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है सभी बच्चों के ऊपर, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड है उनके भी बीच में आप लोग लिंक को शेयर कर दिया करो, कि वो बच्चे भी हम लोगों के इस परिवार का सदस्य बन सके, उन बेचारे इनका भी भला हो जाएगा। वो आपको बहुत ज्यादा एक तरीका से दुआ देंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि चलो यार सर का जो लिंक है इन लोगों ने की और सर को हम इन लोगों की वजह से जानने लगे, तो हम लोगों का भला करवा दिया, क्योंकि सारी क्लासेज यहाँ पर आप लोगों की फ्री चल रही है। और मैं क्लासेज कैसे ले रहा हूँ आप लोगों से बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। सारी चीज आप लोगों को पता है। नोट्स जिन बच्चों के पास में नहीं है वो ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर उन बच्चों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।